आज का टॉपिक हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स और इसी को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर कर लिए थे, तो आपको भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। लास्ट क्लास में हमने मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा कि मैकेनिक्स क्या होता है, अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है, एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में स्टडी किया। ठीक है, हमने ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स इसके बारे में स्टडी किया। उसके बाद काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में स्टडी किया। ओके, देन हमने फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं उनके बारे में स्टडी किया। फिर हमने फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं, क्या नाम है उनका, क्या उनकी यूनिट होती है, उसके बारे में स्टडी किया था। फिर हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स आज मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हुए फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में जानते हैं कि जैसे मैंने उस दिन बताया कि पहले क्या होता था, पहले जब यूनिट्स का कोई स्टैंडर्डाइज सिस्टम नहीं था, जब हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स या एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज से कोई चीज़ खरीदते थे या बेचते थे। जैसे अदर कंट्रीज में क्या होता था कि कहीं पर फैब्रिक अच्छा बनता है, कहीं पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अच्छे बनते हैं, किसी देश में अनाज ज़्यादा अच्छा होता है, किसी देश में चावल अच्छा होता है, तो इंडिया में मसाले ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो क्या होता था कि एक देश ने दूसरे देश से गेहूं भेजा, दूसरे देश ने गोल्ड भेजा, या तीसरे देश ने मसाले भेजे, एक देश ने फैब्रिक भेजा। तो उसमें क्या था, एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम नहीं था। लेकिन अब आप देखेंगे, अब कुछ भी चीज़ खरीदनी है तो वर्ल्ड मार्केट में उसकी कीमत डॉलर की टर्म्स में होती है। हर देश की अपनी अलग करेंसी है, लेकिन फिर भी अगर आप अखबार पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, तो आप देखेंगे कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डॉलर में प्राइसेस, यानी कि एक यूनिवर्सल उसको प्राइस दिया हुआ है कि इसका प्राइस इतना डॉलर होगा। तो इसी तरह यूनिट्स में भी एक स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत थी, जिससे कि वर्ल्ड लेवल पर ट्रेड किया जा सके, वर्ल्ड लेवल पर मेजरमेंट और डिफरेंट मेजरमेंट टेक्निक्स को फॉलो अप किया जा सके, जिससे कि जो चीज़ इंडिया में अगर हम मीटर मेजर कर रहे हैं तो वर्ल्ड के दूसरे हिस्से में भी मीटर के 100 सेंटीमीटर के बराबर ही हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को फॉलो अप करने से क्या हुआ कि वर्ल्ड लेवल पर ट्रेड को करना आसान हुआ, इजी हुआ, और हम एक दूसरे से आसानी से व्यापार कर पाए। तो इसी में सबसे पहले जो सिस्टम आया था वो आया था सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। तो सेंटीमीटर यूनिट किसकी है, लेंथ की है, ग्राम मास की यूनिट है, और सेकंड टाइम की यूनिट है। तो सबसे पहले सीजीएस सिस्टम आया था, फिर धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुआ और हमें इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत हुई, तो उसके बाद आया एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में लेंथ, मास और टाइम की यूनिट अब यूज की जाने लगी फुट, लेंथ को फुट में मेजर किया जाने लगा, फिर मास को पाउंड में मेजर किया जाने लगा, और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाने लगा। आप ये चीज देखेंगे, टाइम पहले भी उसकी जो यूनिट थी, पहले भी सेकंड यूज किया जाता था बेसिक यूनिट, और आज भी सेकंड ही उसकी बेसिक यूनिट है। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, एमकेएस सिस्टम आया। उसमें लेंथ, मास और टाइम की यूनिट को मीटर, और मास को केजी या किलोग्राम, और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाने लगा। उसके बाद एसआई सिस्टम या इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन, इसको बोलते हैं एसआई सिस्टम। जब ये फॉलो अप किया गया तो वर्ल्ड में ये यूनिवर्सल है। ठीक है, तो हर जगह पर फिर लेंथ को मतलब मीटर, मास को किलोग्राम, और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाने लगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसी चैप्टर में कि रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है? कुछ अभी एक बच्चे ने बोला था रिगिड, रिगिड नहीं होता है, दिस इज रिजिड बॉडी। हिंदी में इसको बोलते हैं दृढ़ पिंड। ओके, क्या है इसकी डेफिनेशन? A rigid body is defined as a body on which the distance between 2 points never changes, whatever be the force applied on it.
तो फर्स्ट पॉइंट में टेक्निकली समझाने की कोशिश की गई है कि रिजिड बॉडी वह बॉडी है उस पर अगर आप कोई इमेजिनरीली दो पॉइंट्स को मार्क कर दीजिए तो उन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी या उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे आप उस पर कितना भी फोर्स लगाया जाए। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये बुक है, ये बुक है, अगर इस पे ये इसको एक रिजिड बॉडी माना गया है तो इस पर अगर यहाँ पर एक पॉइंट लगाया गया, यहाँ पर एक पॉइंट लगाया गया, तो रिजिड बॉडी को एक्सप्लेन करके ये कहना चाह रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच आप कितना भी इस बुक के ऊपर या इस रिजिड बॉडी के ऊपर कितना भी फोर्स लगाएं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी कभी भी चेंज नहीं होगी। मींस ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ रखता होगा। ठीक है, इस पे एक्सटर्नल फोर्सेस का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन ये होती है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, और यू में से द बॉडी विच डज नॉट डिफॉर्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस इज नोन एज रिजिड बॉडी। तो वह बॉडी या वह पिंड जिस पर किसी भी एक्सटर्नल फोर्सेस या इंटरनल फोर्सेस के द्वारा उसकी शेप या साइज में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे रिजिड बॉडी कहते हैं। लेकिन ये तो हुई रिजिड बॉडी की डेफिनेशन, लेकिन प्रैक्टिकली या रियल लाइफ में कोई भी बॉडी को हम रिजिड बॉडी नहीं कह सकते हैं। ऐसा क्यों? अब देखिए, कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई ब्रिज है, कोई ऑटोमोबाइल है, आप देखेंगे अगर वो उसमें फिजिकली आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखा, आप हमने घर बनाया, ठीक है, घर आज भी यहीं रहेगा, 10 साल बाद भी वहीं रहेगा, 20 साल बाद भी रहेगा, वो एक रिजिड बॉडी है। लेकिन वो क्या है, फिजिकली देखने में वहां पर है, लेकिन एक्चुअल क्या है, अगर उसको प्रैक्टिकली हम देखें तो प्रैक्टिकली क्या होगा, उस बॉडी पर एनवायरनमेंट की वजह से कुछ ना कुछ डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा। कहीं फर्श खराब होना शुरू हो जाएगा, या कहीं छत खराब होनी हो शुरू हो जाएगी, कहीं सरिया खराब होना शुरू हो जाएगा, कहीं से जंग लगने लगेगा, कहीं प्लास्टर चढ़ने लगेगा। मीन्स प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा। इसी तरह आयरन का कोई स्ट्रक्चर है, लोहे का कोई पिलर है, लोहे तो आयरन एक्चुअली में एक रिजिड बॉडी है, लेकिन अगर तो उसको अगर डिफाइन करें तो उसको रिजिड बॉडी माना जा सकता है, क्योंकि आप उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस एक लिमिट में लगाएंगे तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे ब्रिजेस बनाए जाते हैं, तो अपनी जगह पर आयरन के ब्रिजेस हैं, वहीं पर रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन एक समय के बाद आप देखेंगे कुछ ना कुछ उसमें डिफॉर्मेशन आना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि फेल भी हो जाता है। तो थर्ड पॉइंट में यही समझाने की कोशिश की गई है कि इन रियल लाइफ देयर वुड बी सम फोर्स अंडर विच द बॉडी स्टार्ट्स टू डिफॉर्म। कि रियल लाइफ में जो कुछ ना कुछ ऐसी फोर्स जरूर होती है जिससे कि बॉडी डिफॉर्म करना शुरू कर देती है। जैसे कि ए ब्रिज डज नॉट डिफॉर्म अंडर द वेट ऑफ अ सिंगल मैन, कि कोई ब्रिज एक सिंगल व्यक्ति की वजह से कभी भी टूट नहीं सकता या डिफॉर्म नहीं हो सकता। लेकिन जब उस पर बहुत सारा लोड लगाया जाए, 10 ट्रक 20 ट्रक एक साथ खड़े हैं, तो जरूर ऐसा हो सकता है कि कहीं वो ब्रिज फेल हो सकता है। लेकिन ये डिफॉर्मेशन जो होता है रिजिड बॉडी पर बहुत माइनर होता है, और इसलिए उसको नेग्लिजिबल मान लिया जाता है, तो इसीलिए इसको रिजिड बॉडी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करें तो हम डिफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली या सॉरी फिजिकली आपको उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन बॉडी के अंदर नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह की बॉडीज को बोलते हैं रिजिड बॉडी। तो यहाँ पर एक छोटा सा डेफिनेशन पढ़ना था हमें सिर्फ इसका, आगे इससे रिलेटेड फोर्स के चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे जहां पर हम फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक रिजिड बॉडी की डेफिनेशन के बारे में स्टडी करने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड आती है व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड वेक्टर क्वांटिटीज। हो सकता है फिजिक्स में आपने पढ़ा भी हो। यहाँ पे हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या है। ये तो डिफरेंस है। इससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आप थोड़ा सा इसको क्लियरली समझें। ये देखिए, पहले बेसिक चीज समझते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा थियोरेटिकल देखेंगे। तो सबसे पहले अगर स्केलर क्वांटिटी की फर्स्ट पॉइंट की डेफिनेशन देखिए, क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट देखिए, स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब देखिए ये चीज, देखिए एक कार है, और इधर भी कार है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे भी कार है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे उसमें दिखाया गया है कि कार मूव कर रही है 45 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ पर स्पीड है कार की सिर्फ
यहाँ पर एरो तो दिखाया हुआ है, लेकिन ये सिर्फ स्पीड है कि ये 45 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, मींस उसका मैग्नीट्यूड कितना है। इसी तरह उसका कोई मास हो सकता है, तो भी कार का कुछ मास भी हो सकता है, तो वो भी एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब एक मैग्नीट्यूड होगा, एक वैल्यू होगी कि हाँ इतना है, लेकिन किस डायरेक्शन में है ये नहीं पता हमें। अब ये जो डायरेक्शन इसमें दिखाई गई है कि 45 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता है कि ये डायरेक्शन इसकी नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है। ठीक है, बस ये पता है कि 45 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। ठीक है, तो इस तरह की क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब सेकंड में देखिए, एक ग्राफ बनाया हुआ है, एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है, और वो एक्स डायरेक्शन से 40 डिग्री का एंगल बनाते हुए कार 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। यहाँ पर हमें क्या है, कार का मैग्नीट्यूड तो पता ही है, मैग्नीट्यूड क्या है कि 45 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन भी पता है कि एक्स डायरेक्शन से 40 डिग्री का एंगल बनाते हुए कार ट्रेवल कर रही है। तो इस पॉइंट पर हमें कार का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता है। तो इस तरह की क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, अब डिफरेंस देखते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, एवरी स्केलर क्वांटिटी इज वन डायमेंशनल। तो जनरली जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वो वन डायमेंशनल होती हैं, एक ही दिशा होती है उनकी। वेक्टर क्वांटिटी कैन बी 1D, 2D और 3D, मींस वन डायमेंशनल भी हो सकती हैं, टू डायमेंशनल भी हो सकती हैं, या थ्री डायमेंशनल भी हो सकती हैं। ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं, एनी चेंज इन स्केलर क्वांटिटी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी में कोई भी बदलाव करने पर उसके मैग्नीट्यूड में, यानी कि उसकी वैल्यू में डिफरेंस आएगा। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी का मास 10 kg है, तो स्केलर क्वांटिटी में अगर हम कुछ भी चेंज करें तो 10 से 15 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो उसके मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आएगा। वेक्टर क्वांटिटी, any change in vector quantity can reflect either change in direction or change in magnitude or changes in both। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में कोई हम अगर बदलाव करते हैं तो उसके बदलाव का असर उसके मैग्नीट्यूड पर या उसकी डायरेक्शन पर, या फिर दोनों, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर पड़ सकता है। स्केलर क्वांटिटी कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड एज इट हैज एग्जैक्टली सेम वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ पर ये रिजॉल्व का आया है, रिजॉल्व का जो टॉपिक है वो सेकंड चैप्टर में आएगा। तो अभी मैं आपको इसको जनरली समझ लीजिए कि रिजोल्यूशन होता क्या है, वो सेकंड चैप्टर में आएगा। तो स्केलर क्वांटिटीज को रिजोल्व नहीं किया जा सकता, मींस उसमें सिंगल क्वांटिटी को दो क्वांटिटीज में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए। और इट हैज एग्जैक्टली सेम वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होती है और उसकी डायरेक्शन सेम रहती है। वेक्टर क्वांटिटी को हम दो डायरेक्शंस में रिजोल्व कर सकते हैं, जैसे साइन और कोस के कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं, मे बी आपको कुछ कुछ लोगों को पता हो। ओके, फिफ्थ पॉइंट, एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन कैरिड आउट अमंग टू और मोर स्केलर क्वांटिटीज विल प्रोवाइड अ स्केलर ओनली। हाउएवर इफ ए स्केलर इज ऑपरेटेड विद अ वेक्टर देन रिजल्ट विल बी अ वेक्टर। अगर किसी दो स्केलर क्वांटिटीज के बीच कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाएगा तो उसका आंसर स्केलर क्वांटिटी की फॉर्म में ही हमें मिलेगा। लेकिन अगर कोई स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी के साथ कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन किया जाएगा तो वहां पर हमें रिजल्ट में वेक्टर मिलेगा। रिजल्ट ऑफ, फिर वेक्टर क्वांटिटी का फिफ्थ पॉइंट, रिजल्ट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन बिटवीन टू और मोर वेक्टर्स में गिव आइदर स्केलर और वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स ओनली स्केलर व्हाइल क्रॉस प्रोडक्ट और समेशन, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है कि उसमें कि अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमें मिलेगा। तो ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे नेक्स्ट चैप्टर में जब हम न्यूमेरिकल्स में आएंगे तो वहाँ से सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स क्या है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के। देखिए स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन फिर से आ गई है ऊपर। A scalar quantity has only magnitude and a vector quantity has both magnitude and direction. Scalar quantities के examples like length, area, volume, speed, mass, density, pressure, temperature, energy, entropy, वर्क, पावर। इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, नीचे के पॉइंट्स आप जब सेकंड और थर्ड ईयर में आएंगे तो इनके बारे में पढ़ेंगे कि एनर्जी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है। अभी बेसिक आप याद रखने के लिए लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मास, डेंसिटी ये याद रख सकते हैं। 3 से 4 आपको स्केलर क्वांटिटीज के पॉइंट्स याद होने चाहिए।
वेक्टर क्वांटिटीज में क्या है, जहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगी। देयर आर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सिलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, लिफ्ट, ड्रैग, थ्रस्ट, वेट। ठीक है, तो इसमें भी आप जैसे याद रख सकते हैं वेलोसिटी, फोर्स, वेट। ओके, ये एग्जांपल हम देख ही चुके हैं। स्केलर और वेक्टर का एक एग्जांपल आपको और दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी कार का एग्जांपल तो स्केलर में वही है जो भी हमने पीछे लिया था। और वेक्टर में देखिए क्या है कि एक एप्पल रखा है एक वेइंग मशीन के ऊपर। अब इसमें कैसे है ये वेक्टर क्वांटिटी, तो देखिए एप्पल जब वेइंग मशीन के ऊपर रखा है तो उसका कोई वेट है, मींस इट इज हैविंग सम मैग्नीट्यूड। भाई 200 ग्राम का वेट हो सकता है, 300 ग्राम का वेट हो सकता है, तो वो तो उसका हो गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है कि जब वेट है तो उस पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। किसी भी चीज का जब कोई वेट होगा तो उसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, और डाउनवर्ड फोर्स कहाँ पर लगेगा, ग्रेविटी, डाउनवर्ड यानी कि धरती की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो उसकी डायरेक्शन हो गई। तो इसीलिए यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका एक मैग्नीट्यूड है जो उसका सेल्फ वेट है, और दूसरा डायरेक्शन है जो कि डाउनवर्ड है। ओके, अब ये लास्ट आ गया हमारा एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। हमने फर्स्ट क्लास हुई थी जब हमने बात की थी कि वर्ल्ड में या दुनिया में हम जितनी भी चीजें देख रहे हैं, ये तो सिर्फ मैंने स्लाइड में 4 ही इमेजेस को लगाया है, तो सभी में अप्लाइड मैकेनिक्स का कहीं ना कहीं कंसेप्ट जुड़ा हुआ है। चाहे हम वॉक करते हैं तो वहां पर फ्रिक्शन हो रहा है, और फ्रिक्शन, चाहे हम ड्राइव करते हैं तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से ही कार ड्राइव कर पाते हैं। वैक्यूम होगा तो अभी वैक्यूम में हाइपर लूप चलाने पे भी काम चल रहा है, आप लोग न्यूज़ में पढ़िए। हाइपर लूप में क्या कॉन्सेप्ट यूज करने की कोशिश हो रही है कि जो सड़क पे हम ड्राइव कर रहे हैं या ट्रैक्स पे ट्रेन चल रही हैं, वहाँ पर फ्रिक्शन होता है, एयर फ्रिक्शन भी होता है और सरफेस फ्रिक्शन भी होता है। तो कैसे हम फ्रिक्शन को मिनिमाइज करके मैक्सिमम स्पीड अचीव कर सकें। हाइपर लूप का जो कॉन्सेप्ट आने जा रहा है, वहाँ पर फ्रिक्शन को खत्म करके वैक्यूम के अंदर एक कैप्सूल ट्रेन चलाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें क्या होगा कि जो एरोप्लेन की स्पीड है, एरोप्लेन में बेशक सड़क पे नहीं चलता, लेकिन उसमें भी एयर फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, और एरोप्लेन की भी मैक्सिमम स्पीड अराउंड 700 टू 800 या 900 किलोमीटर पर आवर होती है। तो हाइपर लूप का कंसेप्ट जो है उसकी कोशिश की जा रही है कि ये इससे भी ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर सके, क्योंकि वहां पर ना पर तो ग्राउंड फ्रिक्शन होगा और ना ही एयर फ्रिक्शन होगा। अब हम ये इमेजेस से आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सभी में आप देखिए पहले एक स्टेडियम का डिज़ाइन है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डिज़ाइन बनाया गया, यहाँ पर अगर हम ये आप देखेंगे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं क्रॉस में बना हुआ है। फर्स्ट इमेज अगर आप देखें, सारे क्रॉस में, इनको बोलते हैं बीम्स एंड ट्रशेस। ये ऐसा नहीं कि ये हमें किसी बर्ड नेस्ट स्टेडियम है, ये बर्ड नेस्ट स्टेडियम इसको बोलते हैं। तो हर पॉइंट पर लोड डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया गया है जब इस तरह का एक डिजाइन तैयार किया गया है। नहीं तो सिंपल सिंपल पिलर्स भी खड़े किए जा सकते थे, ठीक है, एक अच्छा डिजाइन दिया गया है और जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर बन पाया है। सेकंड इमेज में आप देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, नीचे से पिलर्स से तो सपोर्ट प्रोवाइड किया ही गया है, लेकिन ऊपर वायर्स, ऐसा नहीं कि देखने में अच्छा लगे इसलिए, देखने में तो अच्छा लग ही रहा है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस ये भी है कि जब दो पिलर्स के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है तो जो ये वायर्स हैं ये भी ऊपर से इस स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए थर्ड स्ट्रक्चर, ये जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब रिवर पर ये ब्रिज, रेलवे का ब्रिज बनाया जा रहा है और बहुत जल्दी ये शुरू भी होने जा रहा है। और इस साइड में कोइंसिडेंट है कि इसके साइड में इफल टावर का फोटो लग गया है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि इस चेनाब रिवर के जो जम्मू कश्मीर में जो ब्रिज बनाया जा रहा है, इसकी जो हाइट है इफल टावर से भी ज्यादा है, इसकी हाइट इफल टावर से भी ज्यादा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको जो सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, ये साइड में आप देखेंगे आयरन के स्ट्रक्चर्स हैं, और आयरन के स्ट्रक्चर्स हैं और उनमें भी एक कंप्लीट नेटवर्क टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो ये लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया है, क्योंकि यहाँ पर आप सिंपल एक ऐसा नहीं कि आयरन पिलर खड़ा कर देंगे कि वो लोड को सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि जो बीच में इतनी लंबी जो डिस्टेंस है, ये जो आर्क है, तो ये आर्क क्या है, जो ये सी टाइप आर्क जो बनाई गई है,
ये आर्क क्या है, इस लोड को जब ऊपर से इसके ऊपर से ट्रेन गुजरेगी तो उस लोड को कंटिन्यूअसली जितने भी पिलर्स होंगे उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेगी। यहाँ पर एक नॉर्मल जैसे कन्वेंशनल ब्रिजेस बनाए जाते हैं शहरों में, वैसा ब्रिज पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर है। तो ये भी एक अप्लाइड मैकेनिक्स का एग्जाम्पल है। ओके, फोर्थ देखिए एफएल टावर, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का मार्वल है और बहुत समय से है। इसमें भी आप देखेंगे पूरा नेटवर्क टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है और ये बहुत टाइम से इसी तरह से खड़ा हुआ है। और हुगली नदी पे बना हुआ हावड़ा ब्रिज, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का या अप्लाइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट वहां पर भी है। और भी न्यूमरस चीजें हैं, मतलब अनलिमिटेड है, हर चीज कहीं ना कहीं अप्लाइड मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पर होता है ओवर, ये अप्लाइड मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट हम यहाँ पे